तब आज हम लोग जो है जलवायु चैप्टर को शुरू करते हैं, जो कक्षा 9 का चैप्टर 4 है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, इससे सीखेंगे। ठीक है, पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थल कीर्तियां एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्थल कीर्तियां का मतलब होता है प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, और अपवाह का मतलब होता है नदियां, जो पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही है। मान लीजिए 3 चीज है, 3 चीज में 2 आपने पढ़ चुका है। अब हम लोग इस अध्याय में आप तीसरी तत्व अर्थात हमारी देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय अवस्था जलवायु हो गया, वायुमंडल परिस्थिति हो गया, कैसे क्या होता है, कब वर्षा होती है, कब गर्मी आती है, कब ठंडी का मौसम आता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। ठीक है, मई अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। ठीक ना, क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी पूछ रहा है, एनसीईआरटी कर रहा है। एनसीईआरटी का पढ़ाने का तरीका यही है कि दिसंबर के समय में हम जो है ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, मई के महीना में गर्मी क्यों लगती है, जून जुलाई में वर्षा क्यों होती है, ये कोई और महीना में क्यों नहीं होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। ठीक है, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय विधि कितना, 30 वर्ष कम से कम में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। अब देखिएगा यहाँ पर, अगर मौसम को 30 वर्ष तक लगातार देखा जाए, ठीक है, तो उसको जलवायु कहते हैं। ठीक है, और जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो क्या है, हमेशा बदलते रहता है। आप लोग देखते होंगे, कभी गर्मी पड़ा, कभी मौसम पड़ा, ठंडी पड़ा, कभी बरसात हुई साल में। ठीक है, और दिन में आप देखें कि अभी धूप निकला हुआ है। ठीक है, 2 घंटा के बाद वो बारिश हो गया, फिर 2 घंटा के बाद फिर से धूप निकल गया। लेकिन जो जलवायु है उसको कम से कम आपको 30 साल तक अध्ययन करना होगा, तब जा करके कहा जाएगा कि हाँ वो जलवायु है। ठीक है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बतलाता है। यही चीज अभी बताए, मौसम तथा जलवायु के तत्व क्या क्या है। जो मौसम के भी तत्व है, जलवायु के भी तत्व, दोनों है एक ही चीज, लेकिन छोटे समय के लिए है तो वो मौसम, और लगातार 25 साल 30 साल 35 साल के लिए हो गया तो आपका जलवायु बन गया। तो तत्व कौन कौन सा है, पहला तापमान है, दूसरा वायुमंडलीय दाब है, तीसरा पवन है, चौथा आर्द्रता है और वर्षण है। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है। आप लोग देखे होंगे, सुबह में मौसम बहुत बढ़िया है, सुहाना है, हवा चल रहा है, पता चला दोपहर में आपका पूरा टाइट धूप हो गया 12-1 बजे के समय, और 3-4 बजते बजते फिर एकदम पानी बिजोड़ का आ गया। यही चीज को समझा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीने तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। ठीक है, जैसे दिन गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, असमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकता है। ये तो हो गया कि दिन में 3 बार 4 बार मौसम बदल रही है, लेकिन ये भी है कि कभी देख रहे हैं कि एकदम मौसम सुहाना किया हुआ है, 8 दिन 10 दिन चल रहा है, कभी बारिश हो रहा है तो पूरा बारिश ही हो रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, देखिएगा, महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। ठीक है, गर्मी का मौसम कब है, मार्च से 3 महीना जोड़ लीजिए, मार्च अप्रैल मई। उसके बाद आपका बरसात होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर लौटता हुआ मानसून आपका शुरू होता है अक्टूबर नवंबर, और उसके बाद फिर दिसंबर जनवरी फरवरी आपका शीत ऋतु होता है। ठीक है, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, और हम लोग इसको कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय भी और उपोष्णकटिबंधीय दोनों हैं। क्यों है, आगे बताया जाएगा। ठीक है, इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन किया, उसका आंसर बता रहा है कि हम लोग अब आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है किस शब्द से हुई है, अरबी शब्द से, मौसिम से, जिसका मतलब क्या होता है, मौसम होता है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तित होना।
परिवर्तन होना। मानसून का मतलब क्या है? एक वर्ष के दौरान वायु की जो दिशा है, ऋतुओं में परिवर्तन होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जो हमारी भारत है उसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम आपको आगे बताएंगे, बढ़िया से क्लियर करेंगे, बस अभी जो है उसको ध्यान दीजिएगा। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। जो एशिया है, ये कहा जा रहा है कि जो मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु कहाँ? एशिया में दक्षिण में पाया जाता है। हम लोग एशिया के दक्षिण वाले पार्ट में ही रहते हैं। इंडिया जो हमारा है एशिया के दक्षिण पार्ट में ही आता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए, एशिया ही पूरा है। ठीक है, एशिया का दक्षिण वाला पार्ट में हमारा भारत है, दिख रहा ना? एशिया के दक्षिण पार्ट में हमारा भारत है, यहाँ पे दिख रहा है, इसी बात को कह रहा है। ठीक है, सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षा को लेकर देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नताएं होती है। अब हम लोग जो देखने वाले उसके बारे में डिस्कस किया है। देखिए हम लोग क्या देखते हैं। ठीक है, उतना कुछ खास नहीं था जो है, अब देखिएगा। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब राजस्थान में मरुस्थल का तापमान कितना बता रहा है? 50 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, पहुंच जाता है। जबकि वहीं पे जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान 20 डिग्री ही सेल्सियस रहता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, उसके बाद सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम है वो सिर्फ 22 डिग्री ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, ये रहा, देखिए ये रहा हमारा अर्थ। ठीक है, और अर्थ में विषुवतीय इक्वेटर ये रहा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये आप लोग जानते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये अब सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे ठंडा होते जाता है। इधर भी हम लोग आएंगे तो इधर भी ठंडा होते चला जाता है। तो जो राजस्थान है, राजस्थान का तो खैर बात छोड़िए, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ जो पड़ रहा है, ये जो आपका तिरुवनंतपुरम पड़ रहा है, इस वाले पार्ट में पड़ रहा है। ठीक है, इस वाले पार्ट में पड़ रहा है। यहाँ पर अगर गर्मी है तो क्यों गर्मी है? वहीं पे देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, आपका जम्मू कश्मीर यहाँ पे ऊपर पड़ रहा है। समझ रहे बात को? ठीक ना? तो यहाँ पर आपका तिरुवनंतपुरम इसलिए गर्म है क्योंकि डायरेक्ट सन पड़ रहा है, सन रेज आ रहा है, और ये है इसलिए वो दूर चला गया है। जम्मू कश्मीर इसलिए क्या है, जम्मू कश्मीर जो है कुछ हद तक ठंडा है। और रहा बात आपका ये राजस्थान मरुस्थल का, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे फिगर से। पहले आगे चलिए, वहाँ पे जब एक जगह पे क्लियर करेंगे ताकि अच्छा से क्लियर हो जाए। ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री हो सकता है। ठीक है, थार में जो रेगिस्तान है वहाँ पे तापमान 50 डिग्री हो जाता है, जबकि रात में कितना 15 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो पूछिएगा कि 50 डिग्री सेल्सियस क्यों हो रहा है? तो भाई वहाँ पे बालू है, बालू बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंड भी होता है, ठंडा भी होता है। तो जब धूप पड़ता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो 50 डिग्री होता है, और रात में जब ठंडा होता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, जिसके चलते क्या होता है, वो आपका 15 डिग्री तक पहुँच जाता है। ठीक है, अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नताएं होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में तथा देश के, देखिए ये कह रहा है कि अब हम लोग इसको तो देख ले, अब हम लोग वर्षण को देखेंगे। तो वर्षण में बता रहा है कि वर्षण में जो है दो तरह की वर्षण होती है। एक आपका हिम वर्षण होता है, और दूसरा जो वर्षण है वो वर्षा पानी का होता है। शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होती है। भिन्नता मेघालय, ठीक है,
वार्षिक वर्षण में पहला तो आपका हो गया जो बर्फ गिर रहा है, दूसरा जो पानी के रूप में हो गया। अब यहाँ पे बता रहा है कि वार्षिक वर्षण में जो भिन्नता है मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख के पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। हमारा जो मेघालय उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय जो पड़ता है, मेघालय का मानसीनराम, हालांकि मानसीनराम में सबसे ज़्यादा होता है, 1080 सेंटीमीटर वर्षा होता है। मेघालय का एवरेज बताया 400 सेंटीमीटर वर्षा होता है। लेकिन वहीं पर दूसरे और लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो आपका 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। लद्दाख में ही सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान है, बहुत सबसे ज़्यादा सूखा स्थान है जो द्रास है, और राजस्थान का चुरू भी है जो द्रास स्थान है, ठीक है, सूखा हुआ है। अब देखिए देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। अधिकतर कब शुरू होती है? जून में सितंबर होती है, और जून में शुरू होती है मानसून, और फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर जो रहती है लौटती हुई मानसून, ठीक है। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। लेकिन भारत का कुछ जो क्षेत्र है जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र है उसमें वर्षा होती है किसके वजह से? लौटते हुए मानसून के कारण, जिसके वजह से वो अक्टूबर नवंबर में मानसून जो है भारत से रिटर्न हो रही होती है, उसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो वो अपना वर्षा जो है जल जाकर के तमिलनाडु के तट पे गिराती है, ठीक है। यहाँ देखिए सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। अगर देखा जाए जो तटीय क्षेत्र है उसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। अब मान लीजिए जो बंगाल पूर्वी तट में है, बंगाल में रह रहा है, उड़ीसा में रह रहा है, ठीक है, और पश्चिमी तट में महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहाँ ना ज़्यादा ठंड पड़ेगा ना ज़्यादा गर्म पड़ेगा। उसके पीछे रीजन है कि बगल में समुद्र है, ठीक है। लेकिन वहीं हमारे दिल्ली आ जाइए, उत्तर प्रदेश आ जाइए, बिहार आ जाइए, हरियाणा आ जाइए, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी क्योंकि मेंटेन करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। वही चीज़ बताए, उत्तर मैदान में वर्षा की मात्रा समानता पूरब से पश्चिम की ओर घटते जाती है। जो हमारा उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान भी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, पिछले पर्वत पठार जब पढ़ा रहे थे मैदान उसमें क्लियर कर चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हम उत्तरी मैदान कौन कौन सा आता है। बिहार पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, उसके बाद इधर पश्चिम बंगाल का कुछ भाग पड़ जाता है, पंजाब पड़ जाता है, ठीक ना। अब इधर देखिएगा, कहा जा रहा है कि जैसे ही हम लोग उत्तरी मैदान में हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, मतलब 7 सिस्टर वाली जो राज्य है उधर से हम लोग अगर पंजाब की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? वर्षा में कमी हो जाती है, ठीक है। यह भिन्नता लोगों के जीवन में विविधताएं लाती है जो उनके भोजन, वस्त्र एवं घरों के प्रकार में दिखता है। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं तो अलग अलग सबका विभिन्नता है। अब मान लीजिए मानसीनराम में ज़्यादा बारिश हो रहा है तो वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं? हमेशा छाता लेके रहते हैं। वहाँ घर किस चीज़ में बना हुआ रहेगा तो आपको बांस में बना हुआ रहेगा, ठीक है, बांस के खंभे में बना हुआ रहेगा। लेकिन हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश ये सब में चले जाइएगा, दिल्ली में चले जाइएगा तो घर नॉर्मल है, लेकिन फिर आप जम्मू कश्मीर में चले जाइएगा तो ट्रियंगल टाइप का, इस टाइप का घर बना हुआ मिलेगा। उसके पीछे रीजन है कि अगर बर्फ़ गिरता है तो बर्फ़ आराम से निकल जाए, ठीक ना। अब इधर देखिए, राजस्थान की घरों के दीवार मोटे तथा छत चपटी क्यों होती है? अभी आप लोगों को पता है, ये आप लोग क्लियर करिएगा। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलुरु के ढलाव वाले छत क्यों होते हैं? ये भी क्लियर हो गया है। असम में प्रायः कुछ घर बांस खंबे क्यों बने होते हैं? ये भी क्लियर हो गया है, ठीक ना। अब देखिए जलवायु नियंत्रण के बारे में। जलवायु नियंत्रण करने वाले कारक, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारक है। कौन कौन से कारक है? ये 6 कारक है, देख लीजिए। अक्षांश है, तुंगता किसको? ऊंचाई को बोलते हैं। वायु दाब एवं पवन तंत्र है, ठीक है। समुद्र से दूरी है, फिर महासागरीय धाराएं है, और उच्चावच लक्षण है, ठीक है। इस चीज को रट जाइएगा कि 6 होते हैं और 6 कौन कौन से हैं, ठीक ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको रट जाइएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है, ठीक है। इसका परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर समानता घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के सतह से ऊंचाई की ओर जाती है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। देखिए ये आपको समझाना बस ये चाह रहा है, इस बोला है ये जो पृथ्वी है, ठीक है, इसका जो अक्षांश है, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा क्या होगा? तापमान घटता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर बर्फ पड़ता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल में। अब देखिए
165 मीटर 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। ठीक है। और वहीं पर बात करें 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 सेंटीमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम हो जाता है। ठीक ना, 6.5 डिग्री। इस बात को समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, इसलिए यही रीजन है कि पहाड़ियाँ जो है गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। पहाड़ियाँ जो है गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। यही बताना चाह रहा है कि पहाड़ियाँ जो है, पहाड़ियाँ ऊपर होती है, ऊंचाई में होती है, इसलिए वो क्या होती है, थोड़ी ठंडी होती है। तापमान घटेगा तो क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है। इसी के वजह से हमारा जो बर्फ जमा हुआ है माउंट एवरेस्ट पे, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, एवरेस्ट पे जमा हुआ, क्यों ऊंचा हुआ, क्योंकि तापमान घटते जा रहा है। 1 किलोमीटर में समझिए ना आप 6.5 डिग्री घट रहा है। और कितना है तो 8,848, हम उसको 9 किलोमीटर पकड़ लेते हैं। तो 9 को अगर हम लोग 6 से करते हैं तो कितना होगा, सीधे आपका 40-50 डिग्री सीधे ठंडा हो जा रहा है। और नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 40-30, 40-30, 40, तो अब जाइएगा तो माइनस में अपने आप चला गया। बात समझे ना। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। ठीक है। हम आपको बताएं कि जो समुद्र के अगल बगल में है, तटीय क्षेत्र है, पूर्वी तटीय क्षेत्र है या फिर पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, जितना आप रहिएगा उतना मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूर चले जाइएगा, जितना नज़दीक रहिएगा उतना अच्छा मौसम रहेगा, सिर्फ समुद्र के कारण, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडा हो। लेकिन जब आप दूर जाइएगा तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गर्मी के मौसम में बढ़िया गर्मी देखने को मिलता है, ठंडी के मौसम में भी बढ़िया ठंडी देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखिएगा जाता है, एवं लोग विषम मौसमी अवस्था को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंड। ठीक है, ये तो बता चुके हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। जो महासागरीय धारा है, जो महासागर के अगल बगल चलती है, वो क्या करती है, जो तटीय क्षेत्र है उसकी जलवायु को प्रभावित करती है। अगर वो गर्म हवा चल रही है तो उस तट के क्षेत्र को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। अगर वो ठंडी हवा है तो उस तटीय क्षेत्र को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। उदाहरण के लिए किसी भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर होती है, वह तट गर्म या ठंडा हो जाता है। यही चीज मान लीजिए कोई अगर यहाँ पर है, इधर से हवा बह के आ रही है, अगर ये ठंडी है तो ये क्या करेगी, इस तट को ठंडा कर देगी। लेकिन अगर ये गर्म है तो क्या करेगी, इस तट को गर्म कर देगी। इसी बात को बताया है। ठीक है। अब देखिए, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भाग में स्थित है। ठीक है, महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। विश्व के जो अधिकतर मरुस्थल है कहाँ है, वो उपोष्ण कटिबंधीय वाले भाग में है। ठीक है। देखिए आगे बढ़ा जाए। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऊंचे पर्वत ठंडे अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वो वर्षा लाने के लिए वायु का रास्ता को रोकने में सक्षम हो तो ये उस क्षेत्र में वर्षा के कारण भी बन सकते हैं। और पर्वतों के पवन विमुखी ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब देखिए कहना क्या चाहता है यहाँ पर, ये कह रहा है, यहाँ पर मान लीजिए पर्वत है, समझा रहे आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। ये रहा पर्वत। ठीक है। अब जो हवा है वो हवा इधर से चल रही है, हवा चलते हुए आ रही है। अब हवा जब चलते हुए आ रही है तो क्या हुआ, पर्वत जो है हवा नमी लेकर के आ रही है। पर्वत क्या किया, उस हवा को रोक दिया। अब हवा को रोक दिया तो यहाँ क्या हो गया, वर्षा हो गया। ठीक है, वर्षा इस साइड तो हो गया, लेकिन इसके जो अपोजिट साइड, इस वाले साइड, पर्वत के अपोजिट साइड जो है वहाँ पे क्या हो गया, सूखा पड़ गया।
समझ गए। इसका बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, तो हमारा जो दक्षिणी साइड जो पड़ता है, तो दक्षिण का पश्चिमी घाट में जो है पठार है, वो क्या करती है, हवा को अरब सागर में आती हुई हवा को रोक देती है, जिसके वजह से उधर पश्चिमी घाट में तो खूब वर्षा होती है, लेकिन दक्कन ट्रैप वाले जो भाग है उसमें पूरा का पूरा सुखाड़ रहता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, जो हिमालय की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती है उसको क्या करता है, ये रोक देता है। तो हम लोग तिब्बत के तरफ से, हिमालय की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती है उसको क्या करता है, रोकता है ना जी। तो कहीं ना कहीं मदद तो मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जो जलवायु है उसको कौन कौन से चीज है जो कि प्रभावित करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, अक्षांश देखे थे, तुंगता देखे थे, वायु दाब एवं पवन तंत्र था, समुद्र की दूरी थी, महासागरीय थी और उच्चावच था। तब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा अक्षांश है। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूरब में मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब देखिए कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक ना। ये चीज आपको पश्चिम में यहाँ बता रहा है कि कच्छ जो है गुजरात में है, वहां से लेकर के वो मिजोरम तक चलती है। उसके जो कर्क रेखा के जो उत्तरी वाला भाग है, जो ऊपर वाला है, उसको क्या कहते हैं, एक उत्तर में है एक दक्षिण में स्थित है, ठीक ना। जो दक्षिण में स्थित है उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय कहते हैं। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय, जो ऊपर में स्थित है उसको उपोष्णकटिबंधीय कहते हैं। इसलिए भारत की जो जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है, ठीक ना। अब बात यह है कि कर्क रेखा जो बीचों बीच से गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया को दो भाग में बांट दे रही है, एक उष्णकटिबंधीय एक उपोष्णकटिबंधीय। तो एक जो भारत का जो पार्ट है उसमें एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ रहा है और एक उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय भी है और तो और उपोष्णकटिबंधीय भी है। अब देखिए ऊंचाई को देखते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, यह आप लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, ठीक है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, तटीय क्षेत्र जो है पूर्वी तट पश्चिमी तट वो भी थोड़ा विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर ही है। जहाँ पूर्वी तट और पश्चिमी तट के क्षेत्र में बात हो रही है, पहाड़ों की नहीं हो रही है। एक तो पहाड़ बताया कि औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, ये तट की बात कर रहा है। कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। अभी हम आप लोग को बताएं कि जो हिमालय है, जो तिब्बत की तरफ से जो हवाएं आती है उसको क्या करता है, रोकता है, ठीक ना। इसी चीज को हम अभी आप लोग को फोटो के साथ बताए थे, डायग्राम बना करके। अब देखिए आगे बढ़ा जाए। पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंडी कम पड़ती है। अब हिमालय रीजन है, हिमालय रोक दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ठंडी जो है कम पड़ती है हम लोग को, ठीक ना। वायु दाब एवं पवन, वायु दाब एवं पवन की बात हो रही है। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्था में संचलित होती है। अब देखिए वायु दाब एवं धरातलीय पवन, ऊपरी वायु परिसंचलन तथा पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सब क्या है अभी हम आप लोगों को बताएंगे। बस रुक जाइए थोड़ा सा, ये वाला केवल पैराग्राफ क्लियर होने दीजिए, उसके बाद आपको बता रहे। भारत उत्तर पूर्वी पवनों, जिसको कि ट्रेड विंड कहते हैं, वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक ना। ये पवन उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। सारा कुछ बता रहे हैं, सारा कुछ। रुक जाइए। दक्षिण की ओर बहती है, कोरियोलिस बल के कारण दाहिने और विक्षेपित होने के विषुवतीय निम्न वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। समानतः इन पवनों में नमी की मात्रा कम होती है क्योंकि यह स्थलीय भाग में उत्पन्न होती है और बहती हुई, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या न होती है। इस प्रकार भारत की शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। आइए देखते हैं। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है। भारत जो है, हमारा जो भारत है, यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी पवन ये वाली हुई, ये देखिए, रुकिए बता रहे, उत्तर पूर्वी पवन ये जो बह रही ना, यही है उत्तर पूर्वी पवन, यहाँ से बहती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी पवन बहती है और ये उस क्षेत्र में स्थित है। हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक ना। और ये बहती है और कहाँ, किधर की ओर जाती है, उत्तर गोलार्ध उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है और यह दक्षिण की ओर बहती है। किधर बहते हुए आती है, इधर की ओर बहते हुए आती है,
ठीक है, लेकिन बीच में क्या होता है, बीच में कोरियोलिस बल लगने के कारण, ठीक ना, कोरियोलिस बल लगने के कारण ये हवाएं इधर की ओर मुड़ जाती है। बात समझ रहे हैं? कोरियोलिस बल लगता है, फेरल का नियम अभी हम आपको वो भी बता देंगे, कोरियोलिस बल क्या है, फेरल का नियम क्या है, ठीक ना। अब ये उत्पन्न होती है, ठीक है। अब बात यहाँ इस बात को पहले आप लोग समझ जाइए कि जो पवन चलती है, चलनी इधर थी, लेकिन कोरियोलिस बल लगने के कारण आपका इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए पवन, इन पवनों में नमियों की मात्रा बहुत कम होती है। ये जो पवन है जो भारत की ओर आ रही है, इसमें क्या होता है, नमियों की जो मात्रा है वो आपका बहुत कम है, ठीक ना। नमियों की मात्रा बहुत कम होने के वजह से जो स्थान है वो सूखा रह जाता है, ठीक है। तो पवनों की मात्रा कम हो रही है। अब पवनों की मात्रा कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो स्थलीय भाग से उत्पन्न हो रही है, स्थल भाग का मतलब समझ रहे हैं, जमीन की भाग से उत्पन्न हो रही है। और जब ये जमीन की भाग से उत्पन्न हो रही है तो क्या हो रहा है, उसमें नमी की मात्रा नहीं रह रही है, जिसके वजह से वर्षा या तो कम होती है या नहीं के बराबर होती है। तो इसलिए इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, सूखा क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन होता क्या है जानते हैं, होता ये है कि भारत मानसूनी क्षेत्र है। बताया गया ना कि उष्णकटिबंधीय और ये दोनों, भारत जो कैसा क्षेत्र में आता है, मानसून क्षेत्र में आता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, अभी हम आप लोग को बताए कि ये जो पवनें बह रही है, बहते बहते आती है और कोरोलिस बल के कारण यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। बात यहाँ तक था, ठीक। अब देखिए कोरोलिस बल लगने के कारण यहाँ पर अब ये पवन क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर पवन जो है, एक चीज जान जाइए, हाई प्रेशर से वो चलती है लो प्रेशर की ओर, मतलब उच्च दाब से चलती है निम्न दाब की ओर। यहाँ पर जब उच्च दाब बन रहा था तो ये पवन ऐसे बह रही थी, बहते बहते आई, लेकिन कोरोलिस बल लगा तो ये इधर की ओर बह गई, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ समय के बाद होता है कि यहाँ पर उच्च दाब बन जाता है, यहाँ पर उच्च दाब बन जाता है और यहाँ पे निम्न दाब। तो अब पवनें ऐसे बहने लगती है, और जब ऐसे पवनें बहने लगती है तो उसी को हम लोग, इसी की वजह से, यही रीजन है, यही क्या करती है, यही जा करके हम लोग को ग्रीष्म ऋतु के जैसे ही खत्म होता है तो क्या उत्तर पूर्वी की ओर भारत में प्रवेश करती है, और इसी को उत्तर पूर्वी पवन भी कहते हैं, और इसी से हमारा मानसून उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आया? देखिए फिर से एक बार देखिएगा, फिर से समझा रहे। यहाँ पर तो पहले आपका हाई प्रेशर बना तो पवन इधर आ रही थी, कोरोलिस बल लगा, पवन आपका यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब पवन आपका यहाँ पर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पवन है, अभी हम आपको बता रहे हैं पवन आपका अब कहाँ पर है, पवन आपका यहाँ पर है। यहाँ पर क्या बना, हाई प्रेशर बन गया, और जैसे ही हाई प्रेशर बना इधर लो प्रेशर, अब क्या हुआ कि पवन उल्टा चलने लगी। तो बस यही रीजन है, और यही जो पवन जाती है सो भारत में मानसून लेकर के आती है। जून से लेकर के, जून में ये शुरू होती है और ये जुलाई अगस्त सितंबर तक चलती है, ठीक है। तो यही रीजन है जिसके वजह से भारत को शुष्क होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मानसूनी पवन है। समझे बात को? आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज तो बताना ही भूल गए आप लोग को, ये फेरल का नियम क्या होता है। यहाँ देखिए, फेरल का नियम कहता है कि कोई भी अगर, पहले तो ये देखिए, एक मिनट, पवन जो है हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर जाती है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। अगर पवन उत्तर की ओर जा रही है, मतलब नॉर्थ की ओर जा रही है, तो वो पवन किधर मुड़ेगी, वो अपने दाईं ओर मुड़ेगी। समझ गया? अगर पवन हाई प्रेशर से, मान लीजिए अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, और उत्तर की ओर, जब अगर हाई प्रेशर नीचे है लो प्रेशर ऊपर है, तो पवन चुपचाप से अपना उत्तर की ओर जाएगी। जब उत्तर की ओर जाएगी तो फेरल का नियम कहता है कोरोलिस बल लगने के कारण वो जो है दाहिनी ओर मुड़ेगी, पवन जो है दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। ये हुआ पहला चीज। अब देखिए दूसरा, अगर हाई प्रेशर आपका ऊपर रहता है, यहाँ देखिए हाई प्रेशर आपका ऊपर रहता है और लो प्रेशर नीचे रहता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब पवन जो है दक्षिण की ओर आ रही है, साउथ की ओर आ रही है। जब ये साउथ की ओर आ रही है तो ये पवन आपकी किधर मुड़ेगी, ये आपके इस टाइप मुड़ेगी, ठीक है, ये आपके बाएं ओर मुड़ जाएगी। इस बात को समझे, हाई प्रेशर से जब दक्षिण की ओर आ रही है तो पवनें इधर की ओर मुड़ेगी। यही है फेरल का नियम, समझ गए? इसको लिख लीजिए बस, यही कोरोलिस बल लगने के कारण, जब कोरोलिस बल लगेगा तो उधर की ओर मुड़ गई। एक तो आपका यहाँ देखिए, ये भी क्लियर कर देता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर है, पवन जो है उत्तर की ओर जा रही है तो ये दाएं मुड़ गई कोरोलिस बल लगने के कारण। और अगर पवन जब
हाई प्रेशर से लो प्रेशर दक्षिण की ओर आ रही है तो वो बाईं ओर मुड़ जाएगी। दूसरा चीज एक और कि ये जो हमारा पृथ्वी है, यहाँ देखिएगा, ये जो हमारा पृथ्वी है, ये जो सेंटर वाली लाइन है, ठीक है, इसमें क्रोलिस बल नहीं लगता है। यहाँ पर क्रोलिस बल एकदम जीरो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे क्रोलिस बल बढ़ते चला जाएगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रोलिस बल रहेगा, ठीक है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उत्तरी और दक्षिणी पोल पर सबसे ज्यादा क्रोलिस बल रहेगा। सेंटर पर जो है उस पर इक्वेटर पे एक भी क्रोलिस बल नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण निम्न महासागरीय क्षेत्र में, ये तो हम आपको बता दिए, यही चीज है। पढ़ देता हूँ। आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। वही चीज अभी हम जस्ट आपको यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ से पहले तो पहला जो पैराग्राफ था उसमें ये बताया कि ऊपर से नीचे की ओर पवनें आई, ठीक ना। दूसरा पैराग्राफ में ये हुआ कि नीचे हाई प्रेशर बन गया ये हिंद महासागर के दक्षिण में, और फिर जब यहाँ से लो प्रेशर की ओर पवन जाने लगी, ठीक है। देखिए यही चीज है, जब पवन जाने, यहाँ पर देखिए अभी हम आप लोग को बताए थे और यहीं पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। जब जाने लगी तो क्या हुआ, मानसून हो गया। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है, ठीक ना। तो पवन किधर मुड़ रही है, इधर की ओर मुड़ रही है, समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के नाम से जाना जाता है। वही बता चुके हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर और बह रही है। दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण की ओर से निकल रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर से, इसलिए क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। यह पवन कोस्ट महासागर के ऊपर में बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा कराती है। वही चीज है कि यहाँ पर नमी, यहाँ जितना भी आपको दिख रहा है महासागर दिख रहा है, यहाँ से नमी लेती है और सब ले आके क्या करती है, भारत में लेके पटक देती है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मिलते हैं कल। हम लोग कल ऋतुएं पढ़ेंगे, ऋतुएं से शुरू करेंगे और एक दिन में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।